आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पर वीडियो कैम के साथ मीन्स यहाँ पर जो साइड में नीचे मैं कैमरे में नज़र आता था वो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। और दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे ठीक 5 बजे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प कर सकें। एंड नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं कि वो क्या सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड करते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस में अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज लोन, सैलरीड पर्सनल लोन, टू व्हीलर्स लोन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन, मशीनरी लोन, इंडस्ट्रियल शेयर्ड लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल्स लोन, यूज्ड कार लोन, ट्रैक्टर लोन, पार्टनरशिप विद एनबीएफसी, एमएफआई, एचएफसीज एंड एनबीएफसीज हाउसिंग लोन। तो यहां पर जब हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं और जिस तरह की इन्होंने सारी इमेजेस यहां पर लगाई भी हुई हैं, इनसे एक ही बात ठीक से समझ में आती है कि इनका जो मेन लोन है वो कमर्शियल लोन है। वो बेसिकली ये दीज आर नॉट इन हाउसिंग लोन, कार लोन, उनमें बहुत ज़्यादा इनका है भी नहीं। और यहाँ पर कार लोन का तो इन्होंने यूज्ड कार लोन के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेश कार लोन के लिए नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इनका मेन फोकस एसएमईज पर है। तो कमर्शियल व्हीकल्स लोन पे मेन फोकस नज़र आता है और मीडियम टू स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ। तो अगर इस बिजनेस को ध्यान से समझा जाए तो पिछले कुछ टाइम में, खासतौर से पिछले 1.5 ईयर में, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कुछ भी न्यू प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस तरह के न्यू एक्सपेंशंस नहीं हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं हुए हैं। जिसकी जितनी बड़ी शॉप थी उसने उतनी ही बड़ी शॉप रखी है, और जिसकी जितनी बड़ी फैक्ट्री थी उसने उतनी ही बड़ी फैक्ट्री रखी। ज्यादा व्हीकल्स नहीं परचेज किए गए, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रक्स के, और इसी तरह से बाकी भी लोन यहां पर शायद नहीं लिया गया है। तो लेकिन आने वाला टाइम ऐसा नहीं है, जिसका जितना जितना प्रोग्रेस रुका हुआ है उतना ही आने वाले टाइम में उस चीज को कवर अप करने की कोशिश हर कोई करता है। तो आने वाला टाइम अच्छा है। अब एक बार ये देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग अगर इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करने लगे तो रेवेन्यू 116, 143, 185, 238, 309, 365, 477, 605, 722, यानी कि पेंडेमिक तक कोई भी साल ऐसा नहीं था जब इनकी सुपर्ब परफॉर्मेंस ना हो। मींस एक भी साल ऐसा नहीं था। ये एक अमेजिंग स्टोरी होती है। और उसके बाद भी जो यहां पर मार्च 2021 का जो डेटा है वो इतना बेकार नहीं है। बेकार क्या, मींस पेंडेमिक से पहले वाले ईयर्स को अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में मींस कुछ भी फर्क नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट सेम नंबर। और यहां पर सेम ही यहां पर नेट प्रॉफिट की बात है, 20 करोड़, 27, 33, 40, 54, 69, 105, 154, 180, लगातार कंसिस्टेंटली देयर इज ए ह्यूज ग्रोथ। तो ये एक अच्छी सुपर कंपनी की पहचान होती है। उसके बाद में अगर मार्च 2021 की बात करने लगे तो यहां पर 144 करोड़ का यहां पर फिर भी प्रॉफिट है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो पेंडेमिक के दौरान भी यहां पर नेट प्रॉफिट स्टेबल रहा। एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं गया जब इनको लॉस देखना पड़ा हो। तो ये एक अपने आप में समझ मीन्स सारी बातों को समझा जाता है इस तरीके से कि सुपर कंपनीज किसे कहते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें अच्छी हैं। एक और नंबर देखने लायक है, वो क्या है कि इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की तो यहां पर 93 और 34 ये दोनों मिलाकर यहां पर 127 करोड़ की टोटल कैपिटल थी, टोटल पैसा था जब कंपनी स्टार्ट नहीं की। जब से डेटा ये अवेलेबल है मार्च 2012 से, और अभी तक मार्च 2021 तक दिस नंबर इज 1180 करोड़, यानी कि इतनी ह्यूज ग्रोथ है। 10 टाइम्स यहां से नंबर्स हो गए हैं लगभग। और जहां तक बोरोइंग की बात है, दिस इज एन एनबीएफसी, तो एनबीएफसी में बोरोइंग लेकर ही आगे लोन देने का मेन बिजनेस होता है। तो वो सारी चीजें ठीक हैं। और यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज जस्ट मेंटेन, जिसके पास जितना था उसके पास उतना ही है। प्रोमोटर्स के पास 73% था, सेम है। एफआईए के पास 2% था, अभी 2.64 था, अभी 1.64 है। डीआईआई के पास 9.90 था, तो वो यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 10.48।
8 है और पब्लिक के पास 14 था, अभी भी 14 है, दिस इज मेंटेन। और यहां पर भी प्रोमोटर्स में भी इंडिविजुअल्स के नेम से मेन हिस्सेदारी है श्वेता कमलेश गांधी जी के पास, मुकेश जी के पास, कमलेश जी के पास, और यहां पर प्रार्थना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2.4%, बाकी तो फिर ना के बराबर है। तो मेन हिस्सेदारी यहां पर 3 नाम से है, श्वेता, कमलेश एंड कमलेश गांधी जी। तो यहां पर ये एक क्लीन शेयर होल्डिंग है, मींस अपना इंटरेस्ट है। 4374 करोड़ की यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है तो मिड कैप कब बन जाएगी शायद पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस बिजनेस में डील करती है इस बिजनेस में यहां पर स्कोप बहुत ज्यादा है। और अगर हम टेक्निकल की बात करने लगे तो टेक्निकल की बात करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि लास्ट ऑलमोस्ट अक्टूबर 2017 में जिस प्राइस पर था वहां से सिर्फ 10% ही ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यानी कि लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 4 इयर्स होने वाले हैं अब तो, 4 इयर्स में एसएस प्राइस में कोई अप्रिशिएशन नहीं है। जबकि अगर लास्ट 4 इयर्स का हम डेटा देखने लगे तो यहां पर बैलेंस शीट की अगर बात करने लगे कि कंपनी की अपनी वर्थ कितनी थी, मार्च 2018 में भी इवन जो बैलेंस शीट, जो कंपनी की अपनी वर्थ थी 725 करोड़ का रिजर्व था, जो बढ़कर 1125 करोड़ हो गया है। तो यहां पर 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऐड हो गया है रिजर्व में लास्ट 3 इयर्स में। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा यहां पर अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की हम बात करने लगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहां पर 2 पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक ये कप विद हैंडल पैटर्न है जो बहुत ही अच्छा सा है। मैंने यहां पर इसको यहां से इसलिए लिया है क्योंकि ये कंसोलिडेशन वाला जोन है और यही इसका पीक भी था, नीचे आकर ऊपर आने के बाद में। और उसके बाद ये पूरा यहां पर इतना बड़ा सा कप बना पैंडेमिक के दौरान कप बन के यहां से ये पूरा हैंडल बनेगा, ये चीज साफ नजर आती है। शायद ये इतना नीचे यहां पर आता भी नहीं अगर पिछले 7-8 दिन में मार्केट प्रेशर में नहीं होती। खासतौर से इस पर्टिकुलर टाइम पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर अंडर प्रेशर। तो ये चीज एक सिंपल सी बात है, ये चीज जायज है। दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रही है यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड एवरी टाइम ये इस लेवल के आसपास आती है यहां से एकदम से बाइंग होती है और स्टॉक प्राइस ऊपर चलने लगता है। जैसे यहां से इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था वो इस लेवल पर था, इस लेवल से यहां से निकला और निकल के यहां से ऊपर गया हैवी वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद में सेम रेंज में यहां पर घूमता रहा और बार बार जितनी भी बिग कैंडल्स हैं वो सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, यानी कि हैवी वॉल्यूम उस दिन है जिस दिन यहां पर शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जब जाता है और हैवी वॉल्यूम होती है, इसका मतलब यह होता है कि जो बायर है वो ज्यादा एग्रेसिव है, वो ज्यादा पुश कर रहा है इस शेयर प्राइस को। अदरवाइज तो यह बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर किसी ने बाय किया है तो किसी ने सेल भी किया है, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंस हो जाती है वो यही हो जाती है कि जिस दिन मार्केट ऊपर गया, यानी कि जिस दिन ये पर्टिकुलर शेयर प्राइस ऊपर गया उस दिन अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इट मींस बायर यहां पर ज्यादा एग्रेसिव था। इसीलिए बायर्स एंड सेलर्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो पुश था वो बायर की तरफ से था, वो ऊपर के प्राइसेस पर भी लेने को तैयार था। तो यहां पर फिर से सेम लेवल से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, सेम लेवल पर आया, यहां पर फिर से इसने बाइंग दिखाई इस पर्टिकुलर लेवल पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर आने के बाद में यहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ फिर से बाइंग आ गई। यहां पर सेम जब बाइंग चली थी यहां से, उसके बाद में नीचे आया तो यहां से फिर से एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर बाइंग आ गई और वापस से ये सेम ही लेवल पर अवेलेबल है। तो अगर हम रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट की बात करने लगे तो इस रेंज में ये जब भी आता है उसके बाद में यहां पर सपोर्ट आ जाती है, तो वापस से सपोर्ट पर अवेलेबल है। फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब अगर इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट देखें कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई से उससे भी पहले हमारा टारगेट होना चाहिए जो नेकलाइन बनेगा रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर। जब हमारा कप विद हैंडल पैटर्न का नेकलाइन ये है, यानी कि रेसिस्टेंस जोन ये है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही निकल कर आता है और उसके बाद में लाइफ टाइम हाई निकल कर आता है। लेकिन एक और टारगेट इसमें ऊपर की तरफ निकल कर आता है, वो इस कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर निकल कर आता है। यानी कि अगर हम इस डेप्थ को ले लें और ऊपर की तरफ प्लॉट कर दें तो जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो आता है 714.7 और 714.7 तक अगर हम इसको ले जाएं करंट मार्केट प्राइस से लेकर, तो शायद ये पैसा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। 121% का यहां पर ग्रोथ का स्कोप है। तो 121% ग्रोथ का स्कोप, मैं इसको थोड़ा सा लंबे टाइम की भी बात करने लगूं, अगर 1 ईयर भी ले ले तो भी चलेगा। 1 ईयर में अगर 120% आता है तो इट्स ए सुपर गेन। लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की भी बात करने लगे, यानी कि जहां तक नेक लाइन है, जो 3 मंथ्स
के आसपास में जिस तरह के टारगेट्स अचीव हो जाते हैं दैट इज 39.48%, और लाइफ टाइम हाई तक की बात करने लगे हैं तो शायद यहां से 50% तो वो भी होगा। और हम इसको अगर चेक करने लगे, दिस इज 60%, तो 61% का ये है। तो यहां पर 3 टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म 39%, मिड टर्म 61% है, लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पर वेरी लॉन्ग टर्म मींस 4-5 साल का नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब, बिकॉज वी आर ट्रेडर्स, वी आर नॉट इन्वेस्टर्स, तो लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल ही होता है मैक्सिमम, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, तो इस तरह के ही टारगेट्स यहां पर होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं अपनी समझ से यहां पर ट्रेड करूंगा, आप अपनी समझ से ट्रेड करना है। सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी हैं। आज कैमरा नहीं ऑन हो पाया किसी रीजन से, तो कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।